सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी आई है जिसने आज सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार दिल्ली के उपराज्यपाल क्या अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं? क्या केंद्र शासित दिल्ली आज वाकई में आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिखाई दे रही है? दिल्ली में चुनाव के बाद 49 दिनों की अरविंद केजरीवाल की सरकार और उसके बाद से लगातार एलजी का शासन, क्या दिल्ली में यही सरकार होनी चाहिए थी? आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ऐसे विधायकों को रखने का क्या मतलब है जिनके पास कोई काम नहीं है? ऐसे विधायक किस काम के? उन्हें आखिरकार लोग तनख्वाह क्यों दें जो कि आम जनता का पैसा है, जो कोई काम नहीं कर पा रहे? विधानसभा को फिर से कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया जा रहा? जब एक पार्टी कह चुकी है वो सरकार बनाने में असमर्थ है, एक पार्टी का कहना है कि वो सरकार बनाना नहीं चाहती और एक पार्टी कहती है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं है और तीन पार्टियां ही हैं, तो ऐसे में सरकार नहीं बन पा रही तो चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? ये तमाम सवाल हैं जो कि आज न सिर्फ एलजी के सामने हैं बल्कि केंद्र सरकार के सामने भी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या बस यूं ही बेबस और चुपचाप बैठी रहे? आइए सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। बिन सरकार दिल्ली कब तक? आम आदमी पार्टी के इस सवाल की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांग लिया। अरविंद केजरीवाल की चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि बिना काम के घर पर ही बैठे रहे? एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या बल नहीं, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और तीसरी के पास ताकत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता क्यों भुगते? कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वो इस बात पर ध्यान ना दे कि चुनाव कराने की अपील कौन सी पार्टी कर रही है, बल्कि वो आम आदमी के नजरिए से इस मुद्दे पर विचार करे। संविधान पीठ ने कहा कि अगर एक नागरिक कोर्ट में आता है और पूछता है कि चुने हुए प्रतिनिधि जो कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी तनख्वाह पा रहे हैं, उस नागरिक को क्या जवाब दिया जाएगा? आखिर कब तक केंद्र सरकार दिल्ली विधानसभा को निलंबित रख सकती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर 5 हफ्ते के अंदर विधानसभा भंग करने पर विचार करें या चुनाव का फैसला करें तो आम आदमी पार्टी की याचिका को निरस्त किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से दिल्ली में जल्द चुनाव की चाहत रखने वाले आप के नेता खुश हैं। ये वही बात है जो आम आदमी पार्टी बार बार 6 महीने से पूछ रही है कि भाई जब लोग पर्याप्त संख्या में हैं ही नहीं तो क्यों लोगों को लटका के रखा जा रहा है? तो देखिए, उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। दिल्ली में चुनाव कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो ये लोकतंत्र कहाँ है? वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वहाँ पे क्या इलेक्शन करवाने के लिए भी धरने देने पड़ेंगे? इलेक्शन होना चाहिए दिल्ली में, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार चलाने के बाद सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। तब से दिल्ली की विधानसभा निलंबित है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पे क्या रुख अपनाती है, दिल्ली की जनता को किस तरह से सरकार मिलती है, असेंबली भंग होकर इलेक्शन होता है या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति से एक नई सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में लाख टके का सवाल आज यहां यही खड़ा होता है कि जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने में असमर्थ है तो फिर चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों? आखिरकार उपराज्यपाल किस बात का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार क्या चाहती है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रभात जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, अमृता धवन जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रभात जी, पहला सवाल आप ही से बनता है क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या बल की पार्टी आप ही की है, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही, ये बात आप भी बड़ी स्पष्टता से जानते हैं। फिर भी आपकी पार्टी के लोगों ने कोशिशें की कि शायद सरकार बनाने की कोई सूरत निकल कर चली आए। आज क्या आपको नहीं लगता कि सरकार नहीं बन सकती, इसलिए बहुत बेहतर होगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए? और अगर ऐसा है तो आप इसका दबाव उपराज्यपाल पर क्यों नहीं बना रहे? देखिए, हम किसी पर कोई दबाव नहीं बनाते। हमारा काम है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चल रहा है जी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उन्होंने कहा है कि 5 सप्ताह के बाद, और ये सब बातें कहने के बाद एक बात आपकी छूट गई है। उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 1 महीने में सरकार बनाइए या इसको भंग करने के कदम उठाइए। बिल्कुल।
अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर है कि वो क्या करते हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि उनके निर्णय के साथ हम बंधे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि जब आपके पास 32 सीटें थी तब आप क्यों नहीं गए? उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, आज की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। हम कैसे सरकार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, चुनाव में जाएंगे, ये सब बातें आज अंतर्गत नहीं है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये सब चीजें निर्भर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये सब बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कदम उठाते हैं और इसके बाद 5 सप्ताह के बाद न्यायालय क्या कहता है। प्रभात जी, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं सीधे तौर पर आपसे पूछता हूं बिना घुमाए फिराए। अगर मान लीजिए कि उपराज्यपाल ये तय करते हैं कि सरकार बनाने की कवायद एक बार फिर होनी चाहिए क्योंकि जनता का पैसा अपव्यय नहीं होना चाहिए, माना जाता है कि करीब 40-50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, दोबारा आप चुनाव में जाएंगे फिर इतना ही पैसे खर्च होंगे। ऐसे में अगर सरकार बनाने की सूरत उभरती है, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी भी तरीके से सरकार बना सकती है? संख्या बल तो आपके पास है नहीं, क्या करेंगे आप? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इस देश में अल्पमत की सरकार भी चलती रही है। पहले इन सब बातों का उठना तब होगा जब हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई बात आएगी। हम इसके अलावा कोई बात नहीं कह सकते। हम भी कानून से बंधे हुए हैं और हम भी जनता की चिंता से बंधे हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट देश की चिंता कर रही है, ऐसे हम लोग भी चिंतित हैं। यही तो मामला है ना। इस मामले में अब हम भी चिंतित हैं कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कदम उठाते हैं। यही पे तो बड़ा कदम उठे तो हम विचार करें। इसमें कोई शक नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही इस पर फैसला अंतिम लेना है आखिरकार, लेकिन मामला यहां यही आता है कि कोर्ट जाने की नौबत क्यों आन पड़ी। अमृता जी, आप लोग तो बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते थे कि 8 विधायकों के सहारे ना तो आप सरकार बना सकते हैं और ना ही किसी तरीके से आपकी भूमिका है इसके अलावा कि आप किसी पार्टी को समर्थन दें। जो आप आम आदमी पार्टी को एक बार दे चुके, अब दोबारा देंगे या नहीं देंगे ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। सरकार नहीं बन पाए या ऐसी सूरत में चुनाव की पेशकश आपकी तरफ से भी क्यों नहीं हुई? भाई, कोर्ट में जो हलफनामा है उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने खुलकर नहीं कहा कि हम चुनाव चाहते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो मैं कह देना चाहती हूँ जी कि ये जो जवाब आगे से आ रहा था बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बोला कि एलजी के ऊपर अब सारा दरमदराज जो है रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जब दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और एलजी जब बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के अंडर आता है, तो ये सारा ढोंग रचने की जरूरत क्या है? या तो ये जनता को बता दें कि ये इस लायक नहीं है, कि जनता ने इन पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, जो सबसे पहली लार्जेस्ट पार्टी है, जो विश्वास रखा था, ये उसके लायक नहीं है। और अगर इनको चुनाव करने में इतना डर लग रहा है तो ये जनता के सामने बोल क्यों नहीं देते कि चुनाव से हमें डर लगता है? आम आदमी पार्टी ने भी लोगों को ठगा, बीजेपी ने भी ढोंग करके इतने समय निकाल दिया। आज दिल्ली जो है दिशाहीन है। आज दिल्ली की जनता को समझ नहीं आ रहा कि अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाए। इसकी जिम्मेदारी अमृता जी, इसकी जिम्मेदारी जाहिर से आप सबों की है। इसकी जिम्मेदारी आप सबों की है। आप अपनी जिम्मेदारी से भी करनी नहीं काट सकते। नहीं, अमृता जी, जरा सवाल तो सुन लीजिए। अमृता जी, एलजी से मिले। अमृता जी, सवाल तो सुन लीजिए। कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। अध्यक्ष अमृता जी, कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार। जरा मेरी बात तो सुन लीजिए अमृता जी के नेता के साथ। अमृता जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। दिक्कत ये है कि आजकल आप लोग बात नहीं सुनना पसंद करते हैं। एलजी को ये कहते हैं कि आप अमृता जी, अमृता जी, अमृता जी, प्लीज एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जरा इतना सुन लीजिए कि दिल्ली की जनता जो आज भोग रही है उसके लिए आप भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी आम आदमी पार्टी। उसे आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपने समर्थन दिया था उस सरकार को। इस बात को सवाल तो सुन लीजिए, कोई आधार नहीं है। सवाल तो सुन लीजिए। आप इस बात का कोई आधार नहीं है। मैं, अरे आप बोलने देंगी तो शायद मैं जवाब दे पाऊंगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन आपने दिया था। वो सरकार गिली किन वजहों से, ये आप और आम आदमी पार्टी बेहतर जानते हैं। और ऐसी सूरत में दिल्ली की जनता आज जिस तरीके से निरा घूम रही है उसके लिए आप और आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी को मानिए। बहुत गलत तरीके से आप जो है अपने विचार को रख रहे हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बेशर्त हम लोगों ने समर्थन दिया था वो दिल्ली की जनता के हित में दिया था। क्योंकि अगर हम समर्थन नहीं देते
तो जनता को कोई सरकार नहीं मिलती। उन्होंने सरकार बनाने के लिए तो चुनाव उस समय चुनाव हो जाते, क्या दिक्कत थी? जनता के हित का फैसला लिया। कौन सा हित आपने देखा? लेकिन चुनाव होते उस वक्त कहीं ना कहीं जनता ये चाहती है अगर आपने राजनीतिक अवसरवाद नहीं देखा होता, अगर कांग्रेस ने राजनीतिक अवसरवाद नहीं देखा होता, अमृता जी इस बात को मानिए, अगर कांग्रेस ने राजनीतिक अवसरवाद उस समय नहीं देखा होता तो चुनाव होते और कम से कम दिल्ली की जनता इस अस्थिरता को नहीं झेल रही होती। राहुल जी कैसे हो बिल्कुल है। राहुल जी पार्टी को उससे क्या मिल, राहुल जी मैं आपसे ये आज जानना चाहता हूं, आप लोगों ने एक मिनट अमृता जी प्लीज। राहुल जी सवाल यहां ये खड़ा होता है कि आपने सरकार बनाई, उसके बाद आपने माफी मांग ली, चाहे जो कुछ भी हुआ, चलिए अब आप चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो, उसके लिए आपकी अर्जी भी सामने है, बधाई हो आपको इस बारे में कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोल रखा है उसमें से कुछ सत्यापित तो आज तक हुआ नहीं, तो ये राजनीतिक नूरा कुश्ती कब तक करते रहेंगे आप लोग? भाई साहब मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, तो मुझे समझ आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया और समझ नहीं आया, जरा दोबारा दोहराएंगे। मैं अपना सवाल आपके सामने फिर रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आप ही की अर्जी पर जो आज जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, आपकी आवाज आ रही है राहुल जी? राहुल जी ऐसा लगता है कि फिलहाल हमारे साथ नहीं, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत जरूर यहां पर आती दिखाई दे रही है। प्रभात जी लेकिन अब बुनियादी सवाल है, एलजी तय करेंगे ये आप लोग कह रहे हैं, और अमृता जी का ये सवाल बड़ा सही है आज भारतीय जनता पार्टी के सामने। एलजी तो आखिरकार आपकी सरकार के मातहत ही काम कर रहे हैं ना। आज तो गृह मंत्रालय तय करेगा कि भाई उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, दिल्ली में क्या होना चाहिए, तो फिर आपकी सरकार क्या तय कर रही है? गवर्नर को हम राजनीतिक कठपुतली बनाएं? क्या अमृता जी ये चाहती हैं? क्या कांग्रेस यही करती थी? बनाने की बात नहीं, क्या कांग्रेस पहले यही करती थी? एलजी के नाम पर राजनीति कांग्रेस पहले यही करती थी? अच्छे से पता है कांग्रेस पहले यही करती थी, तो आपको बुरी तरह से शिकस्त मिलेगी। आप बार बार एलजी के ऊपर डाल देते हैं और एलजी को आप कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अमृता जी, एलजी को आपने अमृता जी जरा प्रभात जी को अपनी बात कहने दें। जी प्रभात जी, आपसे भी बुरी शिकस्त मिलेगी। सुपड़ा साहब, मुख्यमंत्री साहब, सारे मंत्री हारे, कभी इज्जत नहीं करी है, आप अच्छे से जानते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना अमृता जी, मेरी दीदी, ये बताइए क्या आपसे भी बुरी स्थिति बीजेपी की होगी? ऐसा क्यों सोचती हैं? आपसे तो अच्छे हैं। आप मुझे इतना देश में क्या स्थिति बनी आपकी? आपकी मोदी सरकार देश में क्या स्थिति बनी आपकी? हो गए, इन महीनों में उन्होंने क्या महंगाई के लिए कदम उठाए? चलिए हम जरा उस पर, अमृता जी चलिए मुद्दे से हम न भटके, हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, हम उसी पर रहे तो बेहतर होगा। अमृता जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। राहुल जी उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज मिल रही होगी। राहुल जी सवाल ये है, बिल्कुल अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्षमा चाहता हूं, पहले आवाज नहीं आ रही। जी बिल्कुल, चलिए हम भी क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन सवाल आज आपके सामने ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की हैं, जो ऑब्जर्वेशंस किया है आपके पिटीशन पर, जाहिर सी बात है उससे ऐसा लगता है कि कम से कम अब दिल्ली में एक सरकार बनाने की मुहिम शुरू होगी और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहां पर यह है कि आज जो दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोग जो झेल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी भी तो है ना। सरकार बनाकर उसे भंग कर दिया, उसके बाद माफी मांग ली, उसके बाद से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपके विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या ये तो बताइए। क्या चुनाव ही एक रास्ता है? और अगर ऐसा है तो इसको लेकर आप आगे मुहिम क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए सबसे पहले जो आपने कहा उसमें कोई दो राय नहीं है कि गलती हमारी है। हम हमने रेजिग्नेशन दी, हमने ये सोचा इस्तीफा जो है हम उसूलों पर दे रहे हैं। हमारी सोच लोगों ने गलत मानी, लोगों ने सोचा हम महत्वाकांक्षी हो गए, हम दिल्ली छोड़ के भारत की तरफ देखने लग गए। तो हाँ, उसमें अरविंद ने 1000 बारी जहां जहां वो गए, कितनी बारी मेरे सामने, लोगों के सामने, सबके सामने नतमस्तक होकर उन्होंने माफी मांगी। और माफी मांगने से मैं समझता हूं आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। इंसान गलतियों का पुतला होता है और अगर गलती करी है उसको अगर आदमी बिल्कुल माने, उसी उधर से ही आगे बढ़ सकता है। तो ये तो एक इतिहास है, ये तो एक पीछे जो हुआ वो है जी। अब बड़ी बात यह है कि अब क्या करें, आगे क्या होना चाहिए। और मैं नहीं मानता आम आदमी पार्टी इसमें कोई मुबारकबाद के पात्र है। ये तो आम आदमी जो दिल्ली का है, जो त्रस्त है, उसकी अगर आप माने तो थोड़ी एक कदम की जीत आप मान सकते हैं आज।
और वो भी इसलिए क्योंकि उच्च न्यायालय जो है वो बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने हमारी पिटिशन को ये ना देखते हुए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, ए बी सी कौन आ रहा है, उन्होंने जनता का, और यही एक मापदंड था, उन्होंने जनता के बारे में सोचा। लेकिन राहुल जी, मैं सलाम करता हूं। बिल्कुल राहुल जी, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि उपराज्यपाल, जो आपका प्रश्न है, जो आपका सवाल, अजय जी, मैं सिर्फ एक 10 सेकंड और दीजिए। आपका सवाल है कि आम आदमी पार्टी चाहती क्या है जी? आम आदमी पार्टी सिर्फ एक चीज चाहती है, चुनाव। क्योंकि चलिए अब इसी पर राहुल जी, मेरा माफ कीजिएगा, मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिसने बोला कोर्ट ने भी सत्ता में नहीं आना, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड राहुल जी, मैं एक सेकंड प्लीज, जो कोर्ट ने कहा हम सब जानते हैं। देखिए आप चर्चा में थोड़ी देर से आए, वो सारी उस पर हम चर्चा कर। एक मिनट राहुल जी, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उपराज्यपाल को ही तय करना है कि यहाँ पर चुनाव होने चाहिए या सरकार बनाने की कवायद। उपराज्यपाल की निष्ठा और कार्यक्षमता दोनों पर आपकी पार्टी सवाल खड़े कर चुकी है, आप विश्वास नहीं करते उन पर? देखिए, सबसे पहले तो ये सेंटर के दायरे में आता है। ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने एक प्रोक्लेमेशन को माना है, और उन्होंने बल्कि जो उनकी नोटिफिकेशन है अगर आप वो पढ़ें तो वो सारा का सारा जो दायित्व उपराज्यपाल के पास था वो उन्होंने अपने क्षेत्र में ले लिया है। और यही हमारी एक प्रार्थना भी है, हमने जो याचिका डाली है उसमें कि चाहे वो माननीय प्रेसिडेंट हो चाहे वो उपराज्यपाल हो। सवाल बहुत सीधा है। उपराज्यपाल की निष्ठा और कार्यकुशलता दोनों पर आपकी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। जो बयान है वो एक के बाद एक सामने है। कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उपराज्यपाल को तय करना चाहिए कि क्या उपयुक्त है दिल्ली के लिए। अब आप क्या करेंगे? तो हम तो आपको कह ही रहे हैं कि उपराज्यपाल, देखिए अभी तो मौन धारण करा हुआ है, और विद रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, जो प्रेसिडेंट साहब हैं और जो उपराज्यपाल साहब हैं, दोनों की तरफ से कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिससे लगे कि वो इस स्टेलमेट को तोड़ना चाहते हैं। और आप देखिए, मैं आपको पूरा मुझे अगर आप 30 सेकेंड्स दें तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। देखिए, जब दिल्ली में इलेक्शंस हुई तब एक समीकरण बना जिसमें 33% के आसपास भाजपा की थी वोट शेयर, 29.5 हमारी आम आदमी पार्टी की थी, और कांग्रेस की 25। पूछा, आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। दिलवा दीजिए जी अमृता जी, मुझे बताने तो दीजिए। माफ कीजिएगा राहुल जी, अब इतना वक्त आपको नहीं दे सकते। अमृता जी, आपको कुछ बता पाऊं अमृता जी, तो मैं अपना जवाब कहता हूं। नहीं अजय जी, जिस तरह से इन्होंने बोला कि ये एक आम आदमी की याचिका के रूप में देखा जाना चाहिए, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इनके दिल्ली में जो विधायक जीते हैं, ऐसे कितने विधायक हैं जो अपने एरिया में काम कर रहे हैं? अगर ये कहना क्या चाहते हैं कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक दिल्ली के अंदर जो इनके विधायक है वो काम नहीं करेंगे? आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, इनके एमएलए को ढूंढ रही है, इनके एमएलए लोगों से मिल नहीं रहे, उनके कामों को सुन नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इनके अंदर इतनी नैतिकता है तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर इतनी नैतिकता है तो आपने ही कहा था कि एमएलए का फंड जो है वो रद्द होना चाहिए, फिर भी आपने अपने एमएलए को 4 करोड़ का फंड दिया, इसका आपने क्रेडिट लिया। आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया कि हम सैलरी नहीं लेंगे? क्योंकि हम लोग अभी तक चुनाव में गए नहीं है, हम जनता के अभी भी उस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव। चलिए अमृता जी, आपने 4 सवाल यहाँ पर पूछ लिए एक साथ। मुझे लगता है कि राहुल जी जवाब देने दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न इन्होंने उठाए हैं। जवाब देने दीजिए जी, जवाब देने दीजिए जी। देखिए, मोहल्ला सभा कौन करता है? कांग्रेस करती है, भाजपा करती है। घर घर जाकर आपको इनको पता है कि हमारे जो 27 एमएलए हैं उन्होंने कहां कहां जाकर कैसे कैसे लोगों से पता करके वो फंड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। क्या इन्होंने की है? ये तो अपने आइवरी टावर्स में बैठ के अपने आप डिसाइड करते हैं कहां पैसा खाना है। वो तो अभी तक गठित ही नहीं हुई। कैग की रिपोर्ट है आपकी, शीला दीक्षित के ऊपर कैग की रिपोर्ट है कि कैसे पैसा जो है उसका बेतहाशा नुकसान किया है दिल्ली का इन्होंने। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, और आपने उनको एक कवच पहना दिया। राहुल जी, आपने उनको एक कवच पहना दिया। राहुल जी और अमृता जी, राहुल जी और अमृता जी, यहाँ पर इतिहास और भूगोल गिनाने का वक्त नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली की जनता ने प्रतिनिधि चुन दिया, उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। सवाल यहाँ ये उठ खड़ा होता है कि आप तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और आप तीनों पार्टियों के विधायक भी हैं। तनख्वाह तो आपके विधायक ले ही रहे ना, क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं लोगों का दुख दर्द बांटते? एलजी के निर्देश में सरकार चलाने की बात अलग है, लेकिन एक आप जी बिल्कुल राहुल जी, आप जो मोहल्ला सभा की बात करते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी अपना प्रचार ज्यादा करती है, काम कम। ये बात तो आप भी जानते हैं।
अजय जी, मोहल्ला समिति तो गठित नहीं हुई आप कभी आइए भी। मेरे साथ कल आइए और मैडम को बोलिए जरा चुप रहे ना, तहजीब से बातचीत करते हैं चैनल पे। जब बोलना शुरू करो बीच में ही अपनी टांग अड़ा देती हैं। ऊपर ही अपने ऊपर मोहल्ला समिति को क्लेम करते रहते हैं हमेशा। चलिए 1 मिनट अमृता जी, जरा पहले राहुल जी को जवाब तो देने दीजिए। जी राहुल जी। जी बोलिए। ऐसा लगता है कि राहुल जी की आवाज आज तकनीक के मार्फत जरा दुखद स्थिति में पहुंचती दिखाई दे रही है। खैर प्रभात जी, यही सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। आपके विधायक भी हैं और सबसे बड़ी संख्या में हैं। आपके विधायक क्या वाकई में अपने क्षेत्र में सारा काम कर पा रहे हैं, और क्या लोगों का दुख दर्द उससे दूर होता दिख रहा है? देखिए, जिस तरह का काम विधायकों का होता है, 4 करोड़ रुपए मिले हैं, वे सब मामले में लगातार संपर्क में। उनके सिर पर 2 तरह की तलवार है। एक तो यह है कि उनको काम भी है और चुनाव का भय भी है कि चुनाव में फिर जाना पड़ा तो फिर वोट मांगना पड़ेगा। इसलिए वे तो अपने तरह से सक्रिय, हारे हुए विधायक भी और जीते हुए विधायक भी, दोनों ही अपने अपने काम में लगे हैं। और उनको पूरी आशा है कि हम सब लोग पुनः चुनाव होगा तो सरकार बनाएंगे। हमें रोना नहीं आता है, न हम कांग्रेस जैसा रोते हैं, न आप जैसा भागते हैं। हम तो जनता के बीच में जाकर काम करने की ताकत रखते हैं। जनता को आंसुओं में रखा हुआ है। जनता रो रही है प्याज के दाम से, टमाटर के दाम से, रेलवे के किराया बढ़ने से। आप बात कर रहे हैं जनता को, तो आपने अमृता जी रखा हुआ है। बिल्कुल, जवाब दीजिए ना। प्रभात जी, इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूं। क्या आपको लगता है कि सरकार बनाने की कोई भी सूरत है? क्योंकि अगर सरकार बनाने की सूरत हो तो शायद कम से कम 4 साल तो सरकार चल सकती है। अगर कोई भी सूरत है तो भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं आप जी, आप सच कह रहे हैं। और इस दिशा में एलजी अगर सोच रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर, हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि अल्पमत में सरकार बनाने की चेष्टा की जा सकती है। और ये सूरत क्या हाल फिलहाल आगे आती हुई दिखाई देगी प्रभात जी? देखिए, निश्चित तौर पे अध्यक्ष ने कहा है और एलजी अगर ऐसा करते हैं तो कोशिश की जाएगी। क्योंकि वाकई में अगर अल्पमत की सरकार भी हो तो कम से कम 4 साल भी अगर ये सरकार चल जाए तो लोगों का हित तो हो ही सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। दिक्कत यह है कि इस निर्णय से, देखिए, अमृता जी भी चुप हो गई, राहुल जी भी चुप हो गए। इस सब की हालत खराब हो जाती है। मैं बोलती हूँ तो आप कहते हैं कि चुप हो जाए। नहीं, अब अमृता जी आप बोलिए, क्योंकि देखिए अमृता जी, देखिए बहुत बड़ी बात, अमृता जी बहुत बड़ी बात अभी प्रभात जी ने कही है। अल्पमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम सोच जरूर रही है। तो आप लोग क्या करेंगे? क्या वो सरकार को चलने देंगे? क्योंकि आप देखिए, आपकी पार्टी पे अमृता, सवाल सुन लीजिए 1 मिनट। क्योंकि आपकी पार्टी ने एक बार जनता के हित में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। क्या जनता के हित में आप एक अल्पमत की सरकार को चलने दे सकते हैं? देखिए, पहले तो ये जो कंफ्यूजन इनकी खुद की पार्टी का है, पहले ये तो क्लियर करें। एक व्यक्ति कहता है सरकार बनाएंगे, दूसरा कहता है चुनाव में जाएंगे। तो पहले ये अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर ले। इनकी हसरत तो बहुत है सरकार बनाने की, क्योंकि चुनाव से ये लोग डरते हैं। लेकिन उस हसरत को पूरा करने के लिए जो ये कुश्ती लड़ रहे हैं, वो कुश्ती इनकी कामयाब हो नहीं पा रही है। तो चुनाव का ही तो एक विकल्प बनता है, क्योंकि सरकार की हसरत इनकी है। अमृता जी, लेकिन सरकार ये बना अमृता जी, मेरे पास 30 सेकंड है, सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर एक अल्पमत की सरकार बनती हुई दिखे तो क्या कांग्रेस उस सरकार को चलने देगी, हाँ या ना? देखिए, जनता के हित में जो फैसला होगा कांग्रेस पार्टी उसी को करेगी। और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आगे वाले समय में हमारी आगे की रणनीति तय होगी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रभात जी, मैं खास करके आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम स्पष्ट तौर पर आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार बनाने के बारे में विचार कर सकती है। ये बड़ी खबर निकलती हुई दिख रही है न्यूज नेशन पर। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।